देखो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य, कि फ्रांस का क्या उद्देश्य था कि भाई मैं क्या करूंगा, एक उपनिवेश का स्थापना करूंगा। उपनिवेश का मतलब क्या है कि जब एक कोई बड़ा शक्तिशाली देश, जब कोई बड़ा शक्तिशाली देश किसी छोटे देश को अपने अधीन रखकर या अपने नियंत्रण में रखकर उनसे उनका क्या करता हो, शोषण करता हो, तो शोषित होने वाला जो देश होगा उसी देश को हम क्या कहेंगे, शोषक देश का उपनिवेश कहेंगे। मोटे तरीके से सोचो कि एक ऐसा देश काफी शक्तिशाली है और एक ऐसा देश है जो कमजोर है। तो कमजोर देश पर जब कोई शक्तिशाली देश अपना राज्य चलाना क्या करता हो, शुरू करता हो, तो वह कमजोर देश इस शक्तिशाली देश का क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। यहाँ पे देखेंगे कि फ्रांस ने भी कुछ सोचा कि भाई हम भी किसकी स्थापना करेंगे, उपनिवेश की स्थापना करेंगे। फ्रांस तो एक अपना देश है फ्रांस, लेकिन फ्रांस हिंद चीन में आकर के उन्होंने उपनिवेश बनाना शुरू किया और उन्होंने उपनिवेश बहुत सारा उपनिवेश, मतलब यहाँ तोक्यो को भी बना दिया, अन्नाम को भी बना दिया, चीन को चीन को भी बना दिया और वियतनाम को भी बना दिया, वियतनाम के जो बाकी क्षेत्र थे और कंबोडिया को भी बना दिया। मतलब कहे जाए तो हिंद चीन के पूरे क्षेत्र को ही इन्होंने क्या बना दिया, उपनिवेश बना दिया। देखो सबसे पहले उपनिवेश इन्होंने कैसे बनाया, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि जो फ्रांस है, कौन है, फ्रांस। ये फ्रांस भाई न भारत में रह सका न चीन में, क्योंकि भारत में जो थे वह भारत में इंग्लैंड का प्रभुत्व फैला हुआ था। वहीं दूसरी ओर देखे चीन में, तो चीन में भी इंग्लैंड का प्रभुत्व है। मतलब भारत के इलाके में डच और इंग्लैंड के लोग, जो ब्रिटेन के लोग हैं, उनका व्यापार ज्यादा कहाँ पे प्रचलित है, भारत में। और भारत में फ्रांसीसियों का दबदबा नहीं चला, क्योंकि भारत में फ्रांस का दबदबा इसलिए नहीं चला क्योंकि ब्रिटेन जो है ये भी भारत में है, डच भी है, ये भी भारत के साथ ही व्यापार करना चाहता था और आपस में ही प्रतिद्वंद, लड़ाई झगड़ा, द्वेष का भावना आना क्या हुआ, शुरू हो गया। वही ये चाहता था फ्रांस कि हम चीन में जाएं, तो चीन में भी देखा कि भाई मेरा प्रभुत्व चलने वाला नहीं है, मेरा राज चलने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर भी कोई शक्तिशाली राष्ट्र जाकर के पहले हमसे पहले जाके क्या हो चुका, बस चुका है। तो उन्होंने देखा कि मेरे लिए ना सुरक्षा के आधार से, मतलब हमको सुरक्षा यदि मिल सकता है सबसे ज्यादा सुरक्षा, तो वो ज्यादा सुरक्षा हमें कहाँ मिलेगा, हिंद और चीन में। इसलिए हिंद और चीन को ही उन्होंने अपना क्या सोचा, व्यापारिक केंद्र सोचा, और वही हिंद और चीन में ही जाकर के कौन बसना शुरू कर दिया, फ्रांस से बसना शुरू कर दिया। अब याद रखेंगे कि भाई न भारत में रहा न चीन में, वो कहाँ चला गया, हिंद और चीन के इलाके में। और हिंद चीन के इलाके में जाकर के उन्होंने सबसे पहले अपना व्यापार क्या किया, शुरू किया। और इसलिए उन्होंने हिंद चीन के क्षेत्र को ढूंढा था, किसने, फ्रांस ने। ढूंढने का मेन रीजन जो था, वो रीजन ये था कि भाई यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ का जो कोचिन चीन का, सॉरी यहाँ पे जो हिंद चीन है, उस हिंद चीन के जो लोग हैं वो असभ्य है, मतलब उनके अंदर अच्छा सभ्यता नहीं है। उनकी सभ्यताओं को हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। मेन मुद्दा किसका, फ्रांसीसियों का था कि हम लोग तो सभ्य हैं, हम लोग बहुत स्टैंडर्ड रहते हैं, ऐसा कौन सोचते थे, फ्रांसीसी। उनका मानना था कि हिंद चीन के जो इलाके हैं उस क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति वो क्या है, असभ्य है, उन लोगों को क्या बनाना है, सभ्य। अब कोई व्यक्ति सोचो कि कोई व्यक्ति से सुधारने के लिए वहां पे केवल जा सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब और कोई ना कोई चीज का लालच होगा। तो दूसरा लालच वहां पे क्या था, किनका, फ्रांसीसियों का। दूसरा लालच यहाँ पे था कि भाई हम जाएंगे तो वहां पे हमें कच्चे माल की उपलब्धता है, कहाँ पे, हिंद और चीन में। हिंद चीन में हमें कच्चे माल मिल सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी सामान को बना सकते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, किसी वस्तु के निर्माण कर, किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए देखा गया कि भाई हिंद चीन में कच्चे माल क्या है, उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पे तीसरा मुद्दा था कि हम बीच में रहेंगे, मतलब हिंद चीन जो है वो भारत और चीन के ठीक क्या है, बीच में है, मतलब किनारे पे। मतलब इधर जो है यहाँ पे भारत मिलेगा और यहाँ पे तुमको लाओस कंबोडिया, इधर तुमको क्या मिलेगा, चीन मिलेगा। मतलब इधर भी देख सकता, उधर भी देख सकता। इसका मतलब है कि हिंद चीन के जो क्षेत्र हैं उन्होंने सोचा कि हम एक जगह पे रहेंगे और दोनों पे ध्यान रख सकते हैं, भारत पर भी और चीन पर भी। और उसने दूसरा मुद्दा हुआ कि हम हिंद चीन में रह करके हम क्या करेंगे, तो भारत और चीन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एकत्रित, तो दोनों को हम देखरेख कर सकते हैं, दोनों का संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा था इनका कि भाई हम एक यहाँ पे रहें, हम तीनों बता दिए क्या। पहला लगता है, पहला इनका मेन मुद्दा था कि हिंद चीन के लोगों को क्या बनाना, सभ्य बनाना।
दूसरा मेन मुद्दा था कि भाई हमें क्या मिलेगा, कच्चे माल की यहाँ से क्या मिलेगी, उपलब्धता मिलेगा, जिससे हम किसी अच्छे सामान को या नए वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। और तीसरा था कि हम यहाँ पे रहेंगे और दोनों देशों पर अपना ध्यान रख सकते हैं, चीन और यहाँ पे भारत में। लेकिन देखा गया कि यहाँ पर जो हिंद चीन है, उस हिंद चीन में काफी ज्यादा खनिज पाया गया। खनिज काफी ज्यादा कहाँ मिला, हिंद और चीन। जो इलाका किससे सटा हुआ था, चीन से सटा हुआ था, और इस इलाका में मिला कोयला। क्या मिल गया, कोयला मिला। दूसरा यहाँ पे क्या मिला, टीन मिला। क्या मिला, दूसरा जस्ता मिला। क्या मिला, फिर टंगस्टन मिला। क्या मिला, टंगस्टन। फिर यहाँ क्रोमियम मिला। क्या मिला, क्रोमियम। देखा गया कि काफी ज्यादा महंगे धातु, सभी महंगे धातु कहाँ पे उपलब्ध हैं, तो ये चीन के ही किनारे, मतलब चीन से सटे हुए क्षेत्र में काफी महंगे वस्तुएं क्या है, उपलब्ध हैं। तो इन वस्तुओं को क्या करने के लिए, पाने के लिए भी इनका एक मुद्दा था कि भाई हम हिंद चीन को ही अपना क्या बनाएंगे, उपनिवेश बनाएंगे। अब यहाँ पे उपनिवेश के साथ साथ चाहा कि भाई हम खेती करेंगे। क्या करेंगे, खेती। क्योंकि खेती नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या उत्पादन से। मान लेते हैं कि हमने किसी गहना जेवर बना दिया, कि गहना जेवर कोई खाएंगे नहीं। खेती भी करना मेरे लिए क्या बेहद जरूरी है। तो हिंद चीन के इलाके में सबसे ज्यादा खेती यदि देखा गया तो वियतनाम में हुआ। कहाँ पे हुआ, और खेती करने के लिए फ्रांसीसियों ने, खेती करने के लिए किसने, नहरों का निर्माण कराना क्या किया, कि भाई यदि नहर का निर्माण कराएंगे तो ही पानी मरुस्थल वाले इलाके में भी जाएगा, और उस इलाके में जाकर के हम क्या सिंचाई कर सकते हैं, वहां पे फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। तो आज देखेंगे कि जो दलदली का इलाका था, कैसा इलाका, दलदली का इलाका भी कुछ ऐसा बंजर वाले भूमि का इलाका था। उन सभी इलाकों में फ्रांसीसियों ने किनका बढ़ावा दे दिया, खेती का बढ़ावा दे दिया, और काफी ज्यादा खेती होना क्या हुआ, शुरू हुआ। और 1931 तक आते 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा, वियतनाम जो है ना पूरे विश्व का बोल रहे हैं, एक तो देश का नहीं, वियतनाम पूरे विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया। मतलब कि 1931 तक जो वियतनाम है वह चावल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता था, वियतनाम। याद रखेंगे कि 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा किसका निर्यातक देश था, और इसमें सबसे बड़ा भूमिका किसका था, फ्रांसीसियों का। किसका था, फ्रांसीसियों का। क्योंकि फ्रांसीसी ने अपने तकनीक दिया। उन्होंने भाई जो समुद्री जल था उसमें नहर काफी ज्यादा उन्होंने ऐसे मरुस्थल तक उन्होंने बनवाया, किसने, फ्रांसीसियों ने। और यहाँ पे कृषि को बढ़ावा दे करके वियतनाम को 1931 तक दुनिया का या विश्व का बोल सकते हैं तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना दिया। अगला मुद्दा था फ्रांसीसी चाहता था कि वियतनाम में, फ्रांसीसी चाहता था कहाँ पे, वियतनाम में हम क्या कर दे, तो भाई अब अपना शिक्षा प्रसार करना क्या करें, शुरू करें, अपने शिक्षा को फैलाएं। क्योंकि यहाँ पर अभी तक चीनी भाषा में ही लोग क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। तो कहा गया क्यों ना इसे फ्रांसीसी भाषा में पढ़ाया जाए, और फ्रांसीसी भाषा में पढ़ाया गया। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या हुआ, उन लोग चाहते थे यदि कहीं बच्चा पढ़ लिया और हम लोगों का लैंग्वेज समझ गया तो कहीं हम लोगों के ही ऊपर ये आंदोलन चलाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। ये डर था, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाना क्या किया, शुरू किया। और फ्रांसीसी भाषा में इस हिंद चीन के इलाके में, वियतनाम के इलाके में शिक्षा देना क्या किया, शुरू किया। जब शिक्षा मिल गया तो उस शिक्षा के दौरान यहाँ के जो छात्र थे उन छात्रों ने हनोई विश्वविद्यालय को क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। कहाँ के हनोई विश्वविद्यालय, हिंद और चीन के हनोई जो विश्वविद्यालय है उस छात्र आंदोलन ने हनोई विश्वविद्यालय को क्या करा दिया, बंद करा दिया। और फ्रांसीसियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और 20वीं शताब्दी तक ये पूरे आंदोलन पूरे इलाके में क्या हो गया, छिड़ गया। और अब फ्रांसीसी को वहां से भागना क्या था, तय हो चुका था। कहां से, और चीन से।